यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ कुछ भागदौड़ नहीं है। भैया ने कहा दिल अपनी जगह, चिल अपनी जगह। आपकी एक सॉरी ने कितना कुछ बिगाड़ दिया सोचो। ये यूपी वाली चौड़ है। तो एमपी में नाश्ते के कितने ऑप्शंस हैं? कोई भी चीज जो एक फिक्स पैटर्न में है ना, वो मुझसे नहीं हो पाती। कॉमेडी कॉमेडियन नहीं कर रहे हैं, उनसे बेटर कॉमेडी बाकी लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया लग रहा है ऐसे कि जैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, खासकर गलत चीज़ों के लिए। बैलेंस्ड कोई नहीं है। बैलेंस। हेलो दोस्तों, तो आज हमारा जो यंग माइंड्स का आज का पॉडकास्ट है, इसमें बहुत सारी बातें हम अपने गेस्ट से करेंगे। तो आखिरी तक आप लोग बने रहिए। और ये जो बातें होंगी ये कुछ हटके होंगी, क्योंकि ये फ़नी तो होंगी, लेकिन इसके साथ ही इन बातों की एक अपनी ही गहराई है। और आज हम अपने गेस्ट से जानेंगे कि उनकी जो जर्नी है और लाइफ की जो जर्नी है वो कैसे चली। नमस्कार, मैं हूं सचिन प्रताप सिंह। स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। और आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे उनके यात्रा के बारे में, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है और देश दुनिया में चल रही चीज़ों के बारे में। तो हमारे साथ हैं आरजे वेद जी। तो स्वागत है वेद जी। शुरू करेंगे आपसे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका जो आरजे का सफ़र है ये कैसे शुरू हुआ था? यार क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ और काम करने में तो मेहनत लगेगी, खर्चा होगा घर वालों का। कोई आप डिग्री करते हो, कोई आप कोर्स ज्वाइन करते हो। ये एक ऐसा काम है कि जिसमें ना कोई मेहनत लगनी है। हाँ। और करना क्या है, बोलना ही तो है। तो यार ठीक है। एक वो होता है ना, मैं कॉलेज में सोच रखा था कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें काम ना करना पड़े। अब यूजुअली क्या होता है, लोग काम से ब्रेक लेकर के म्यूजिक सुनते हैं, बातें करते हैं दोस्तों से। अब सोचो मेरा काम ही वही पैसे कमाना और उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं। हाँ। तो अब मुझे नहीं मालूम मेरी कंपनी वालों को ये पता है कि नहीं पता है। नहीं पता है तो बताना भी मत कि मुझे किस बात के पैसे दे रहे हैं। तो मतलब अगर देखें तो आपने कॉलेज के टाइम से ही सोच लिया कि आरजे के फील्ड में हमें जाना है? कॉलेज के टाइम से ये सोच लिया था कि मुझे काम नहीं करना है, मतलब सीरियस वाला कोई काम नहीं करना है। उसके बाद में थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि क्या कर सकते हैं। हाँ। फिर एक दिन मैंने रेडियो पर किसी को सुना, किसी आरजे को, तो मुझे लगा कि अच्छा हाँ ये तो कर सकते हैं यार, यही तो है अपना। तो थोड़ा पता किया, फिर थोड़ा बहुत उसकी तैयारी रही। अब मैं वो बताऊँगा तो लगेगा इंडियन आइडल की स्टेज पर खड़ा हुआ है कि मेरी एक टांग नकली थी। बट हाँ अच्छा था, ये बाय चांस हुआ। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं रेडियो ज्वाइन करूँगा, एज एन आरजे मैं काम करूँगा, तो कभी नहीं सोचा था। तो अभी के सफ़र में कैसे चल रही कमाई? कमाई सीधी पूछ ली यार। एक वो सेइंग है ना कि लड़कियों से उनकी उम्र और लड़कों से उनकी कमाई नहीं पूछते। बढ़िया चल रही है। मतलब पैसा है? पैसा तो नहीं होता यार किसी के पास, पता नहीं। मतलब वही चल रही है कि महीना कट जाता है। हाँ। मंथ एंड में आकर के क्रेडिट कार्ड बिल बढ़ जाता है, EMI जा रही हैं बस। मुझे भी एक बार, मतलब बचपन में मेरा भी था, कॉलेज के बाद। बचपन में तो आरजे पता ही नहीं था क्या होता है। हाँ। तो कॉलेज के बाद मुझे भी आरजे का था, थोड़ा शौक चढ़ा था। तो एक आरजे थे जिनका मैं नाम तो नहीं लूंगी, मैंने उनसे बात की कि मुझे आरजे बनना है। कहते मत बनो। अच्छा। हाँ। मैंने कहा नहीं, मेरा ये गोल है। कह रहे नहीं, चपटा कर लो लेकिन मत बनो। और उसके बाद मैं गई भी कई बार जो रेडियो का जो होता है ऑफिस, लेकिन फिर उसके बाद मेरा हुआ ही नहीं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि बढ़िया है कि नहीं हुआ। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने तुम्हें देख के बोला हो कि मत बनो। मतलब रेडियो एज अ प्रोफेशन नहीं बोला हो, पॉसिबल है वो भी। हाँ। आई थिंक पता नहीं क्या। जस्ट किडिंग। बट नहीं, सीरियसली बताऊं तो एक शहर में ले देके 3 या 4 रेडियो स्टेशन होते हैं। हर स्टेशन पर 3-4 आरजेज होते हैं। तो वही 15-16 आरजेज हैं। सिटी की पॉपुलेशन 30 लाख हो, 35 लाख हो या 1 करोड़ हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो लिमिटेड लोग हैं, कोई नहीं चाहेगा कंपटीशन खड़ा हो। तो एक वो भी है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अब मजाक की बात अपनी जगह है, बट हम हमारे काम को, चाहे हम जो भी काम करते हो, हम उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। कि हमें लगने लगता है कि यार कितनी मेहनत लग रही है। अब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ कि यार अच्छा मुझे रिपोर्टिंग देनी पड़ रही है। अब आरजे की जॉब इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपने बोला और ख़त्म हो गया। पूरी एक रिसर्च है, कंटेंट है ना। अब सोशल मीडिया कंटेंट आप 30 सेकंड की रील बनाने के लिए जितना सोचते हो, आप सोचिए आरजे को हर घंटे में 6 मिनट बोलना है, एक दिन में 4 से 5 घंटे बोलना है और हर दिन बोलना है। और हर लिंक का कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए कि लोग कॉल भी करें। तो अब सोच करके देखो कि कितनी मेहनत उसको करनी पड़ती होगी। और उसके बाद फिर आपको सोशल मीडिया भी करना है, आपको ऑन ग्राउंड भी करना है, मल्टीपल चीज़ें करने के लिए। तो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो एकदम आसान हो जाए। और इसीलिए वर्किंग आवर्स डिफाइंड हैं कि आप 8 से 9 घंटे तो दोगे ही दोगे, क्योंकि वो उतना तो काम करना ही पड़ेगा। तो सबको मुश्किल लगता है, कोई भी काम आसान नहीं है। आसान काम है किसी दूसरे को काम को अच्छा बताना, एंड दैट्स इट। तो बस वो है।
चूँकि आप एज अ कंटेंट क्रिएटर भी हैं, काम कर रहे हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, मीम्स बनाते अब हैं। बोला तो मुझे समझ आया कि हाँ हूँ। मीम्स बनाते हैं, इससे पहले पोइट्री वगैरह काफ़ी आती थी आपकी। हाँ। तो पोइट्री का क्या सीन है अभी? फिर मेरी गर्लफ्रेंड मिल गई मुझे। हाँ। तो फिर थोड़े इमोशंस मेरे सद गए, तो हार्ट ब्रेक खत्म हो गया। फिर मुझे लगा कि हार्ट ब्रेक में क्या रखा है, अब गर्लफ्रेंड पे जोक्स बनाते हैं। तो प्यार भरा जो हार्ट ब्रेक से पहले का सीन था, तो क्या लिखा था आपने कुछ? यार मैं मतलब थोड़ी सी बड़े अलग जोन में लिखने वालों में से था। मैंने मोहब्बत भी लिखा है, लेकिन मैक्सिमम मैंने हार्ट ब्रेक लिखा था, या शिकायत बहुत रही है मेरी पोइट्री में हमेशा। तो शिकायत कोई तो शिकायत जैसे एक लिखी थी, और ये मुझे मेरी पर्सनल फेवरेट लाइन्स हैं वो। लेकिन सर आपको मतलब आप बोल रहे हो, लेकिन अब लड़कियां शिकायत नहीं सुन रही, अब सीधा नीला ड्रम। तो इसीलिए तो अब शिकायत बंद कर दी ना फिर मैंने। अब क्या, मैं तो जोक्स भी अप्रूव कराता हूँ कि सुनो ये जोक मार सकते हैं क्या। मतलब फ्लिपकार्ट में रेगुलर चेक करता हूँ कि घर में क्या आ रहा है। ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पता रहना चाहिए घर में क्या चल रहा है। तो नीले तो रंग के कपड़े भी नहीं छोड़े मैंने घर में, ड्रम तो वो कुछ लाइंस थी कि कदम ठोकरें राहत मुकाम की बात करते हैं, कदम ठोकरें राहत मुकाम की बात करते हैं, चल शुरू से शुरुआत करते हैं। कितना मैंने किया कितना तूने दिया है जिंदगी, चल हिसाब करते हैं। शिकायत है अगेन कि ठीक है बताओ तो भाई, हमारी मेहनत तो लगी है, और हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में क्या हमें मिल रहा है। और ये मैक्सिमम लोगों की वही कहानी है, मैक्सिमम लोगों को वो डर लगा रहता है। मोहब्बत के लिए क्या लिखा है आपने? यार मोहब्बत के लिए कुछ लिखा था कि जो भी था तेरा मेरा वास्ता अच्छा था, भले छोटा था पर रास्ता अच्छा था। इसके आगे भी कुछ था यार, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ कि तन्हाई में शामिल हैं कि महफिलों में कहीं बात ना हो जाए, चुन चुन के चुने हैं रास्ते कि कहीं तुझसे फिर से मुलाकात ना हो जाए। क्या बात। मेरे से अब क्योंकि ये 3-4 साल का गैप हो गया तो मैं खुद ही भूल जाता हूँ। जैसे एक और कुछ शहर को लेकर के लिखा था मैंने कि भूल जाता हूँ यार मैं सही में। शायरी आप भूल गए, उससे भूल पाए? यार उसे भूल गया इसीलिए शायरी भूल गया। वो रहती तो शायरी जिंदा रहती, शायरी निकलती रहती, क्योंकि जज्बात है ना यार, ख्याल है। अब ख्याल तो निकल आएंगे। आपने सोचा तो अब क्या होता है ना, जब आप थोड़े से, अब इट्स नॉट अबाउट लव ओनली, जिंदगी में भी जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या कभी ऐसा आपका वक्त चल रहा है कि आप जब खुश नहीं हैं, तो आपके शब्द या आपकी जो उस वक्त की जो विचारधारा है वो आप कैसे निकालते हो, यहाँ पर। अब किसी के लिए वो स्टैंड अप कॉमेडी है, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी के लिए कॉमेडी, किसी के लिए ट्रेजेडी है, किसी के लिए वो फिर शायरी या पोइट्री है। तो मुश्किल होता है यार किसी को भी भुलाना। लेकिन हाँ, एक वो है ना कि क्योंकि वो घर गिर गया इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा घर बेहतर नहीं हो सकता। तो हमेशा कुछ बेहतर आपका इंतज़ार कर रहा है, इसलिए पीछे कुछ छूटा है। और मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ बहुत ज़्यादा कि समय से ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं है, और समय सब कुछ हील कर देता है। टाइम हील्स एवरीथिंग। हाँ, मतलब आप सोच के देखो ना यार, समय सबको जवाब दे देता है। बस हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम आगे देखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। जो हमारा किसी समय में सपना होता है वो करंटली हम जी रहे हैं। जब हम पलट के देखेंगे कि पिछले 5-6 साल 10 साल पहले हमने कभी जो सोचा था कि यार ये, जब हम छोटे होते हैं बहुत छोटे छोटे सपने देखते हैं ना। हाँ। कि यार अपनी बाइक होगी, अपना कार होगी, या फिर अकेले रहेंगे, दोस्तों के साथ फन करेंगे, घूमने जाया करेंगे, खुद के खर्चे किया करेंगे, पैसे हुआ करेंगे, अपने हिसाब से खर्च करेंगे, सब कुछ है। लेकिन हम ये देखने का वक्त नहीं है। अब हम आगे देख रहे हैं कि हमें आगे क्या चाहिए। कि कार तो है, लेकिन यार अगर मर्सिडीज होती तो मज़ा आ जाता। तो जब मुड़ के देखेंगे तो समझ आएगा कि हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ये। तो वो आई फील कि करना चाहिए हर किसी को। अभी आप हैं किसी रिलेशनशिप में? मैं, शादी हो चुकी मेरी। बच्चे 2 महीने पहले ही हुई है शादी। अच्छा, अभी तो उनसे ही हुआ था कि कोई दूसरी वाली है? नहीं, अब ये बहुत ही ज्यादा गलत सवाल नहीं है एक शादीशुदा आदमी से पूछने का। अभी तो चलेगी वीडियो हमारी। देख रहे हो आदमी कितना, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे अभी कि आदमी कितना मतलबी हो चुका है कि अपने वीडियो की व्यूज के लिए आदमी का रिश्ता तोड़वाने के लिए भी रेडी है। पिछले जो हमारी आई थी उनका इनमें तोड़वा दिया है घर। ऐसे मत बोलो, पीछे वाले को पता चल जाएगा। हाँ, बट
हो गया, इट्स बीन लाइक बहुत बहुत बधाई हो शादी की। अरे पार्टी Thank you so रहेगी much. आपकी। आपने पॉडकास्ट में लाने के लिए पैसे भी नहीं दिए ना। हाँ, बदला ही हो गया। बराबर हो गया। उल्टा मैंने सोच करके आराम से 1 घंटे बैठ के वेट भी किया तो सब बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया, आपने जो बराबर करा है। तो शादी हो गई अभी, तो फिर कैसे चल रही कंटेंट क्रिएटर वाली? बढ़िया चल रही है कंटेंट मिलेगा वहाँ से आपको? यार, कंटेंट वहीं से मिल रहा था। मैं मतलब 3.5 साल 4 साल से हम एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, तो कंटेंट इंस्पिरेशन हमेशा होता है सामने वाला इंसान। अब आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या होता है ना, कंटेंट क्रिएटर हुए, ये शायर और पोइट के लिए कहा जाता है कि वो बड़े ही लालची लोग होते हैं। हाँ। क्रिएटर्स के साथ में भी सेम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई क्या कर रहोगे आप, जिंदगी तो वही एक दिन की है ना, जिसमें से आप 6-7 घंटे लोगों से मिल रहे हो, 6-7 घंटे की जिंदगी जी रहे हो, बाकी टाइम ऑफिस में हो, फिर जाके सो जा रहे हो, नहा भी रहे हो उसी में ब्रश भी करना है, तो उन लिमिटेड टाइम में नया कहाँ से लाओगे? तो फिर कुछ देखोगे, कुछ ऑब्जर्व करोगे आसपास से, और फिर उसी में कुछ उल्टा सीधा मिला करके 2-3 इंसिडेंट मिला करके और एग्जैजरेशन के साथ में बना दोगे, वही होता है। तो वही चल रहा है बस। मतलब आप जैसे कि हम सब वैसे भोपाल से हैं, आप बेसिकली भोपाल से ही हैं? नहीं, मैं यूपी से हूँ। अच्छा, आप यूपी से। तो एक भोपाल के मतलब भोपाल में ऐसी कौन सी चीज़ है कि लोग भोपाल को भूल ही नहीं पा रहे? मतलब भोपाल का इंसान आप देखो कहीं भी जाएगा तो भोपाल को मिस करेगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ है भोपाल में जो नहीं भुला पाते? यहाँ की दगाबाजी। दिल टूटा है भाई का। भोपाली लड़की ने धोखा दिया ना, सच बता। हाँ, क्या हुआ था, क्यों दगा दिया था? ये जवाब बाद में दूंगा, पहले मुझे बताओ। इसका सवाल जो है कुछ है ही नहीं। इनके लिए क्वेश्चन कहाँ है, ये तो इनका आंसर ही है, देना ही है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ना यार, आप मेमोरीज होती है, कोई भी शहर नहीं होता है, शहर की मेमोरीज होती हैं। स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा है, लेकिन हम जब अपने शहर से कंपेयर करेंगे तो हमारा शहर हमें हमेशा ज़्यादा प्यारा होगा ना। वो शहर हो सकता है, वो देश ही अपने आप में खूबसूरत है, बट हमारा शहर हमें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मेमोरीज बहुत ज़्यादा है। तो जिस जगह पर आप अपनी ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, जिस जगह पर आप लोगों से मिले हैं, जहाँ पर आपने मोहब्बत की, जहाँ पर आपने दोस्ती की, जहाँ पर माँ बाप के साथ रहे हैं, वो हमेशा ही प्यारा होगा। तो आप यहाँ से कहीं भी चले जाओ, वो भोपाल हो, वो बीकानेर हो, राजस्थान का कोई शहर हो, यूपी का हो, बिहार का, कहीं का भी हो, हर किसी को अपने शहर से बहुत लगाव होता है, क्योंकि मेमोरीज हैं, वहाँ ज़िंदगी जी है उन्होंने। तो ये किसी भी शहर के लिए हो सकता है। और ऐसे भी लोग होंगे आई एम श्योर जिनको भोपाल बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे भी लोग होंगे जिनको भोपाल रास ना आया हो। अगेन, कैसी ज़िंदगी बीती है, कैसे लोग मिले, उस पर डिपेंड करता है। तो बाकी भोपाल में जो पर्सनली मुझे लगता है कि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ कुछ भागदौड़ नहीं है। इंसान के पास यहाँ पर इतना समय आज भी है कि 3-3 घंटे बेवजह चाय पर बैठ करके बात कर ले, और सब बिजी हैं फिर भी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि उनको देखना पड़ रहा है कि नहीं यार अगली मीटिंग का वक्त हो गया, चलो चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चाय आ गई है क्या, चलो एक और पी लेते हैं बैठ करके, और 1 घंटा लगा लिया हमने। जैसे मैं बताऊँ तो मेरे लिए तो ऐसा है कि मैं किसी शहर में जाऊँ तो मैं जो भोपाल के लोग हैं उनको नहीं भूल पाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप भोपाल में कहीं भी जाओगे, मतलब मैं इतने सालों से भोपाल हूँ, मैंने आज तक अपनी पार्किंग से मैंने स्कूटी नहीं निकाली, भोपाल के लड़कों ने निकाली स्कूटी। पूरे मर्द समाज को लेकर के मैं शर्मिंदा हूँ। क्यों भाई इक्वलिटी क्यों नहीं आ पा रही है? मैं चाहती नहीं हूँ ना। तुम क्या, कोई लड़की नहीं चाहती इक्वलिटी? हम चाहते हैं। इनका नुकसान होगा। मैं But नहीं चाहती। सोचो, ये लड़कों के लिए ठीक है, बी ए जेंटलमैन, लेकिन मैं सब लड़कों से यही बोलना चाहता हूँ, तुम कितना ही पिक कर लो, कितना ही बिल पे कर लो, इन दी एंड सारी लड़कियां यही बोलेंगी, ऑल बॉयज आर द सेम। नहीं, ऐसा मेरी तरफ से तो नहीं है। अभी तुम्हारा बढ़िया चल रहा है ना थोड़ा सा। मैं पोइट्री भी लिखूंगी अभी लड़कों, भोपाली लड़कों पर। क्योंकि अभी जैसे अभी मैंने बताया कि मेरा पेट्रोल खत्म हो गया था, तो पेट्रोल जैसे मेरा खत्म हुआ तो पीछे से एक भैया है और मेरे से बोलते हैं क्या बॉटल है क्या आपके पास? मैंने कहा नहीं बॉटल तो नहीं है। तो कहते हैं कि अच्छा हमारा है, हम लात लगा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, लात तो आपको पता ही होगा ना। हाँ नहीं यार, ये ना। तो बंदा लात लगा रहा था, आधा रन पे मेरा ख़त्म हुआ था पेट्रोल। तो यहाँ पे क्या है कि पहले दारू का ठेका आता है, उसके बाद आपका पेट्रोल टैंक आता है, ठीक है। बंदा मार रहा था लात, एकदम से जहाँ दारू का ठेका है स्कूटी लुढ़कनी बंद हो गई। अब मुझे लगा कि
जैसे मेरी स्कूटी बिल्कुल रुकी, ऐसे 2-3 बार रुकी तो भैया पीछे लगा रहे थे लात, तो वहां एकदम से रुकी तो मैंने पीछे देखा तो भैया गायब, भैया थे ही नहीं। अब मैंने देखा यार कहाँ पीछे बस आ रही थी, बस के पीछे कि बंदा और लात लगाया, उन्हें 500 मीटर दूर तक जाना है। जैसे ही मैंने थोड़ा इधर उधर देखा, भैया के हाथ में बॉटल थी और भैया ने इशारा मारा कि अब निकल जाओ। भैया ने कहा दिल अपनी जगह, चिल अपनी जगह। अपना सफर निकला था। तो आप सोच रहे हो इस लेवल पे यहाँ पे तुम इस बात के लिए खुश नहीं हो सकते कि उन्होंने कुछ देर तक तो आपको धक्का लगाया। मैं खुश हूँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इंसान ने अपनी दारू को त्याग के लात लगाई। नहीं त्यागा तो नहीं, उसने रुक गया वो अपनी जगह पर जहाँ जाना था। 10 मिनट का जो हाँ दिया उसने, हाँ वो एक बड़ी बात है, क्योंकि हम में से किसी लड़के की अगर जो खत्म होती ना पेट्रोल, यकीन मानो वो लात नहीं लगाता, वो गालियां देता कि तेरे को दिखाई नहीं दे रहा था पेट्रोल खत्म होने वाली थी, लेके को चल देता जब पेट्रोल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मीटर खराब हो गया स्कूटी का, हम तो हिला के पता लगा लेते हैं सिर्फ कि पता होने वाली है कि हाँ। ये बंदा 11 मिस्ड कॉल पड़े थे मेरे पास, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला उसे देखने का। मैं मान गया कि तुम लेट क्यों आ गए। मैं अब पूरी तरह से मेरी पूरी शिकायतें खत्म हो चुकी हैं, मेरी कोई शिकायत नहीं है कि तुम लेट हुए। 1 घंटा हम लोगों ने वेट किया, अब हमें पता चल गया कि पेट्रोल खत्म हो गया था, मीटर खराब है गाड़ी का। इंसिडेंट भी मैंने पूरा बता इधर से अगर लात वात लगानी हो तो हम लोग भी लगा देंगे, कोई बात नहीं। अब मैंने फुल टैंक करवा लिया अपना। अच्छा, आप आते हैं यूपी से, हाँ। मैं भी यूपी से आता हूँ, तो आपको यूपी और एमपी में कुछ अंतर दिखता है माहौल का? जैसे हमारा पूर्वांचल है, यूपी पूर्वांचल से मैं आता हूँ, हाँ। आप आई थिंक पश्चिम से आते हैं। हाँ, मैं पश्चिम आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, और दोनों का माहौल एकदम डिफरेंट है, मतलब ज्यादा, मतलब लेकिन यूपी वाली चौड़ तो रहती है वो यहाँ पे आपको कुछ दिखता है वैसा? यार रोड पर चलते हुए यार लोग सॉरी बोल देते हैं यार, अगर कभी आप चढ़ो किसी पे। वही बोलने वाली थी कि आप सॉरी मिस करोगे आप यूपी में। अब आप एक बात बताओ, आपने कोई आदमी से हॉर्न मारा, वो नहीं हट रहा है, आपने बराबर में लेकर के उसको आंखें शीशा डाउन करके बोला कि क्या क्या तमीज है ये, हाँ। दिखाई नहीं दे रहा तेरे को हॉर्न बजा रहा हूँ, और उसने सॉरी बोल दिया। अब तो कम्युनिकेशन खत्म हो गया ना आगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं रोड पे जा रहा हूँ, मैं तो लड़ने के मूड में आ गया था ना, तो अब मैं मेरा गुस्सा कहाँ निकालूंगा? हाँ। कम से कम इतना हो कि साइड में लगाओ थोड़ा, कुछ नहीं तू तुम्हें मैं मार दूंगा, इतना हो, फिर धीरे धीरे निकल जाओ। हाँ। ये ड्रामा तो चला गया ना जिंदगी से। हाँ। आपकी एक सॉरी ने कितना कुछ बिगाड़ दिया सोचो। तो वो एमपी में देखने को मिल जाता है। मैं यूपी का सबसे ज्यादा ये मिस करता हूँ कि वहां पर साइकिल वाला, एक दिन मैंने देखा वो साइकिल वाला खड़े होकर के ट्रक वाले को पिल रहा है, कह रहा तू नीचे उतर गया, तेरे को मैं 2 मिनट में तेरी उतारता हूँ, रुक। मैं कहा भाई थोड़ा साइज तो देख ले और उसे उतर आने दे, फिर गुस्सा करना। हाँ। पहले से ही कर रहा है सामने खड़े होके। और ये मजाक की बात नहीं है। एक मेरा फ्रेंड आया हुआ था, रात में हम लोग जा रहे थे, तो मेरी गाड़ी रानी कमलापति स्टेशन के सामने खड़ी हुई थी और साइड में खड़ी हुई थी। एक ट्रक वाला निकला और ट्रक वाले ने ऐसी निकाली कि मेरी गाड़ी से बिल्कुल घिसती हुई निकली, तो अच्छा खासे स्क्रैच पड़ गए। अब हम लोग पीछे दौड़े कि रुको 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 रुको। मेरा जो दोस्त था वो जाकर के ट्रक के सामने हाथ से ऐसे ट्रक रोक रहा है, रुक रुक। मैं उसको देख रहा हूँ खड़े होकर के, मैंने कहा तू क्या सोच रहा है, तू हाथ से ट्रक रोक लेगा? तो ये यूपी वाली चौड़, हाँ। उन्हें लॉजिक से मतलब ही नहीं, क्या हाथ से ट्रक रोक रहे खड़े होकर के। तो ये है। दूसरा खाना यार, खाना मतलब जो भी कहो आप, जो टेस्ट आपको स्ट्रीट फूड में स्पेशली जो आपको यूपी में मिल जाता है। यूपी में आलू को बहुत महत्व दिया गया है। हाँ। आलू की इतनी सारी सब्जियां बनती हैं, इतना कुछ आपको खाने को मिलता है। यूपी में क्या होता है कि आप एमपी से हैं तो आपको बताता हूँ, यूपी में सर्दियों में कढ़ाई रखी हुई कुछ ठेलियों पर घूमते हैं, उनमें कढ़ाई में बालू गर्म हो रही है, उसमें आलू भूनते हैं, उन आलूओं को चटनी और मसाले के साथ में भुने हुए आलूओं को सर्व करते हैं। हाँ वो मैंने खाया। और यूपी का मैंने एक और फेमस चीज़ जो मलइयो यूपी से ही है ना, मैंने ये बनारस में खाया था। अच्छा ओके, मतलब पश्चिम और पूरब में बहुत डिफरेंस है वैसे, तो होगा। ये मैंने भी नहीं सुना, मैं तो उधर मलइयो नहीं सुना आपने? तो किसी ने कुछ और खिला दिया होगा कहीं का बुला नहीं, मलइयो कुछ पता नहीं, एक झाग टाइप का रहता है और दूध का बनता है। वो दूध में जो मलाई होती है, शायद मलाई को पूरी रात भर छत पे पूरा रखते हैं ठंड में, और फिर उसमें जो झाग बनता है वो पूरा झाग और उसमें दूध देते हैं। तो वो वहाँ की बहुत फेमस है। बाकी मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लगा, बट वो वहाँ का फेमस है। वहाँ के समोसे खाए आपने? हाँ, समोसा, कचौरी के अलावा कचौरी के साथ आलू की सब्जी। यूपी में सबसे अच्छा लगता है मुझे वहाँ की मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब मुझे यूपी में इतना तो खाने में टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे एमपी का ही पसंद है। बट मुझे मिठाई एमपी की अच्छी नहीं लगती, मुझे मीठा यूपी का ही अच्छा लगता है कि यूपी में जो मिठाई का टेस्ट होता है वो कहीं नहीं है। तो एमपी में नाश्ते के कितने ऑप्शंस हैं? मैंने ऐसे कर लिया, समझ जाना, मैं थोड़ा यूपी एमपी में आ गया हूँ। हाँ आप बताओ। नहीं, पोहा हटा दो। पोहा, बस पोहा ही नहीं, पोहा
गया पोहा या नाश्ता कर लेते हैं ना, पोहा खा लेते हैं, सिंपल यही बोल दो, पोहा जलेबी, दैट्स इट। उसके अलावा कचौरी मिल जाएगी। लेकिन मैंने एमपी में ये नोटिस किया, आप किसी भी शहर में चले जाओ, साबुत धनिया बहुत डाला जाता है, वो गोल गोल धनिया मुंह में आता है, बहुत ही खराब लगता है। तो यहाँ हर कढ़ाई पनीर में साबुत धनिया, पोहे में साबुत धनिया, मैंने एक दिन देखा। फ्री मिलता होगा यहाँ पे। बट हमारे यहाँ होता है धनिया। हाँ, जैसे साउथ में ये कड़ी पत्ता फ्री रहता है उनके लिए। हाँ, तो वो भी बहुत यूज सारी चीज़ों में वही तो ये लोग धनिया के साथ करते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, एक पूरा जायका बराबर हर चीज़ रहता है। और ख़ास करके जब आप ऐसे स्ट्रीट फूड जब आप खाएंगे ना, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे चाट है, गोलगप्पे भी वहाँ पर अच्छे मिलते हैं, क्योंकि पंजाब से सटा हुआ एरिया है। छोले भटूरे, छोले कुलचे, ये बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको मिलते हैं और कम पैसों में। 20 रुपए में बढ़िया छोले भटूरे की प्लेट आपको, जिसमें आलू की सब्ज़ी, मिर्च का अचार, भटूरे, छोले, एकदम फूले हुए भटूरे आपको मिलते हैं गर्मा गर्म। मुँह बने आगे बोलते हुए। वो भी रहता है ना सुबह जो नाश्ते में मिलता है, भेड़ई बोलते हैं। बेड़ई आगरा की फेमस है बेड़ई, और बेड़ई बहुत कमाल होती है, मतलब उसको आलू की सब्जी के साथ में सर्व करते हैं। तो बेड़ई तो हाँ। अच्छा, लोग इस चीज़ को बहुत ही वियर्ड तरीके से लेते हैं, बट यूपी में फेमस है दही जलेबी। यहाँ मैंने जितने लोगों से बोला है, या फिर राजस्थान जलेबी खाते हैं, रबड़ी जलेबी, दूध जलेबी लोग मान लेते हैं, वो दही जलेबी के नाम से जज कर लेते हैं। बट हमारी फेवरेट है नाश्ते का एक ही ऑप्शन, आप दही जलेबी ले लो, बेस्ट। अगर आप आज ना होते तो क्या होते? मेरी हरकतें देख के लग रहा है मैं कुछ और हो पाता। नहीं, फिर भी बट ग्रेजुएशन में मैंने आई हैड अ चांस, बैंक का मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला था, इंटरव्यू से कॉल आया था, बट करना नहीं था। पूरा ख़ानदान टीचर था, टीचर बनने के ऑप्शंस थे, अच्छे परसेंटेज थे, पढ़ने लिखने में भी ठीक ही था। बट टीचिंग भैया बहुत टफ जॉब है, मुझसे तो नहीं हो सकती। इतने आराम से बैठ करके किसी को कुछ समझाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो पता नहीं, मैं जब रेडियो शुरू भी कर रहा था तो मैं दिल्ली गया था, तो MBA का सोच करके गया था कि मैं चलो MBA कर लूँगा। तो फिर ये हो गया, शायद अच्छा ही हुआ कि ये हो गया। पता नहीं मैं वो भी कर पाता कि नहीं कर पाता, क्योंकि कोई भी चीज़ जो एक फिक्स पैटर्न में है ना, वो मुझसे नहीं हो पाती। कि अगर आप मुझे कहेंगे कि आप रोज़ाना क्लीन शेव करके आइए और इसी पैटर्न में बात करिए और इसी पैटर्न में बैठिए, तो मुझसे नहीं हो पाता। लगता है कि कुछ तो नया हो, हर दिन कुछ तो डिफरेंट मिले। तो वैसा पता नहीं क्या होता, मैं सच में नहीं इमेजिन कर पा रहा हूँ। कुछ तो होता, कुछ नहीं होता तो फिर यूपी के लड़के इन दी एंड होता क्या, पुलिस की तैयारी कर लेते हैं। आजकल वो भी मुश्किल है, भर्तियाँ कम है ना। ये नहीं, तो भैया जी बन जाता, पॉलिटिक्स में आ जाता फिर। हाँ, ये आसान है, पॉलिटिक्स में आ जाता, बहुत आसान है। किसी भी भैया जी के साथ रहता, बस 3-4 साल रहता, फिर कोई एक मुद्दा उठाता कि ये जो कुर्सी है इसके नीचे कुछ मैंने किसी किताब में पढ़ा है। अभी तो आप किसी भी कॉमेडियन का घर भर तोड़ सकते थे। अभी हाँ, आराम से। कितना अच्छा था कि अभी मैं जाता, एकदम से बाहर से आ जाता कि आप लोगों के पॉडकास्ट की वजह से हमारी भावनाएं आहत हुई और मैं तोड़ देता करके। तो मुझे नहीं पता तुम्हारे पॉडकास्ट का क्या होता, लेकिन मुझे मालूम है कि 4 लोग मेरे को भैया जी नमस्कार करने लगते हैं और मुझसे कोई पूछता भी नहीं फिर कि क्यों तोड़ा। तो भावनाएं आहत हुई हैं भाई, हमारी भावनाएं मैटर कर रही हैं। कॉमेडी ऐसी लग रही है कि कॉमेडियन मुंह खोल रहा है और किसी की भावनाएं आहत हो जा रही है। बट क्यों लग रही है ऐसी? कॉमेडी कॉमेडियन कर ही नहीं रहे हैं ना, कॉमेडी तो बाकी लोग कर रहे हैं। देखे ना वो वीडियोस की, अभी तो आधा घंटा पहले तो यहीं पर था, मैं वीडियो आधा घंटा पहले देख करके आया था। तो कॉमेडी ये है ना असली। अभी तमिलनाडु कैसे आएगा भाई? हाँ। तो कॉमेडी कॉमेडियन नहीं कर रहे, उनसे बेटर कॉमेडी बाकी लोग कर रहे हैं। एक वो कॉमेडियन है, उन्होंने एक बड़े नेताजी को कह दिया सीधे भगवान का अवतार है। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कॉमेडी है। ये कहा किसने था? अभिनेत्री हैं एक और पॉलिटिशियन भी हैं। अच्छा, आरजे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बात करनी पड़ेगी, कंटेंट। देखो, मैं ये थोड़ा सीरियस होकर जवाब दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि आरजेज का काम सिर्फ बात करना है। जैसे आजकल मैक्सिमम लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएटर बनना इजी। आपने किसी की रील देखी, आपने वैसे ही क्रिएट कर दी, हो सकता है कुछ लोगों की चल भी जाती है, बट कंटेंट की समझ बेसिक है कि आपको, वही वाली बात है ना कि आप नया क्या परोसोगे। सेम टाइम पर अगर शहर में 4 और आरजेज बात कर रहे हैं तो लोग आपको क्यों सुनेंगे? और फिर आपकी यूएसपी क्या है कि लोग अगर सुन तो रहे हैं बट लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बैकग्राउंड में आप चल रहे हो, उनका अटेंशन लेने के लिए आप क्या करोगे? दूसरा, फिर आपकी इंडिविजुअल इमेज क्या है, आइडेंटिटी क्या है? अभी क्या होगा कि अगर किसी ने रेडियो पर मुझे सुना और उसने शायद मेरा कोई वीडियो देखा है, तो वो कनेक्ट कर लेगा, अच्छा हाँ ओके आई नो हिम। तो अब वो कैसे करोगे? उसके लिए भी कंटेंट चाहिए। तो कंटेंट की ज़रूरत है। जब कंटेंट आपके पास होगा
आरजे क्या, आप कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो, आरजे भी बन सकते हो, एंकर भी बन सकते हो, फिर तो असीमित चीज़ें हैं, पॉडकास्ट कर सकते हो। आरजे में क्या है ना, सैलरी फिक्स रहती है तो थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। किसी भी जॉब में सैलरी नहीं है। किसी भी जॉब में सैलरी फिक्स रहती है, ये अच्छी बात है। इसी चक्कर में मैं नहीं छोड़ पाया। मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, बिस्लेरी की बॉटल इज नाइस बट घर पे एक नल तो होना चाहिए। एग्जैक्टली। बाई चांस खत्म हो गया, गले सूख रहे हो कैसे, हाँ तो बट हाँ सैलरी तो ज़रूरी है, बट देखा जाए तो वो कहते हैं ना, जिसने रिस्क नहीं लिया वो फिर लिमिट कर लेता है अपनी बाउंड्रीज़ को। और हम मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि हम रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो व्हाट इफ़ में हम अटक जाते हैं। तो जिन्होंने रिस्क ले लिया वो बन गए। मैंने बहुत सारे आरजेस को जानता हूँ जिन्होंने बहुत हाई पेइंग जॉब छोड़ करके, लोगों को लगता होगा कि आरजेस को कितनी सैलरी मिलती है जी, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। और ऐसा नहीं कि अच्छी खासी से ही शुरुआत होती है, शुरुआत वही बीपीओ वाली जो सैलरी से होती है 20-25 हज़ार से, और फिर आप बढ़ते जाते हो। तो अच्छी खासी जॉब छोड़ करके उन्होंने फ्रीलांस अपना काम शुरू किया एंड दे आर डूइंग गुड। आपके लिए आवाज़, जैसे आरजे को एक आवाज़ की मेन तो वही है, तो आपके लिए आवाज़ का मतलब एक प्रोफेशन तक ही सीमित है या फिर कुछ और भी आपको लगता है इसका इम्पोर्टेंस? दो चीज़ें हैं। पहला तो मैंने जब तक रेडियो ज्वाइन नहीं किया था तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज़ ठीक है जी, अच्छी तो नहीं कहूँगा, ठीक है। जब मुझे रेडियो मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि ओके मेरी आवाज़ ठीक है। आवाज़ मेरी कमाई का ज़रिया है। आइडियली अगर मैं देखूँ तो मैं वॉइस ओवर का पर मिनट चार्ज करता हूँ। मैं अगर एंकर कर रहा हूँ, कहीं पर कंटेंट बना रहा हूँ, सो हर चीज़ कनेक्टेड अब मेरी आवाज़ से ही है। तो आवाज़ के बल पे मैं किसी कार में चल रहा हूँ, आवाज़ के बल पर मैं किसी घर में रह रहा हूँ, कोई कपड़े पहन रहा हूँ, तो आवाज़ बेच के ही कमा रहा हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो जैसा भी आप बता भी रहे थे कि लाइक एक एनर्जी की अपन मतलब बात करें कि जैसे एक आरजे की लाइफ इतनी भी आसान नहीं होती जितना सामने वाला सोचता है कि सिर्फ उसे बोलना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दिन भर एनर्जी एक मेंटेन करनी पड़ेगी कि आप वो फ्रेश आवाज़ में ही आप सबके सामने जाए। तो आप कैसे करते हैं? वो आपको आदत हो जाती है, और ये सीरियस बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ, ये सीरियस इंसिडेंट है। मैंने नया जयपुर में ज्वाइन किया था एक रेडियो स्टेशन। तो क्या होता है ना, ह्यूमैनिटी की ज़रूरत क्यों होती है किसी भी इंसान के अंदर। मैंने नया ज्वाइन किया है, बड़ा मार्केट है, मैं उदयपुर से आया हुआ था, तो ऑलरेडी एक प्रेशर होता है आप पर कि बड़े मार्केट के तरीके से आपको रिएक्ट करना है। एंड देन मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए, मुझे पता चला। और नाना जी से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज था हमेशा से ही। तो जब मैं पता चला तो मुझे एकदम से कि मुझे घर निकलना है। मैंने फ़ोन किया मेरे बॉस को उस वक्त, मैंने कहा कि मुझे घर जाना है, मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए। तो उन्होंने कहा 2 दिन का शो रिकॉर्ड करो और चले जाओ। यू कांट बिलीव, कोई एक इंसान है जो ऑलरेडी इमोशनली ब्रोकन है क्योंकि उनके इतने क्लोज रिलेटिव की डेथ हुई है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे कोई टिकट मिल जाए, बस ही मिल जाए, कैसे भी करके मैं पहुँच जाऊँ। आपने कह दिया कि 2 दिन का शो रिकॉर्ड करो। अब आपको उसके लिए कंटेंट की ज़रूरत है, आपको उसके जोक भी मारने पड़ेंगे, उस पर आपको सब करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड किया, क्या करता, जॉब तो करनी थी ना। रिकॉर्ड किया बैठ करके। एंड उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम धीरे धीरे कितने फेक हो जाते हैं कि माइक ऑन हुआ एंड फेस पर स्माइल है। आपको नहीं मतलब रेडियो को भी, दुनिया को भी किसी को मतलब नहीं है क्या चल रहा है। एंड आई हैव सीन दैट टाइम कि माइक ऑफ हुआ एंड मेरी आंख से आंसू निकले हैं, और माइक ऑन हुआ मैं जोक मार रहा हूँ, हंस रहा हूँ। तो आप फिर वो एक्ट, हम रियल ज़िंदगी में भी करते ही हैं ना यार। हम कहाँ हर किसी के सामने, जो तुमने थोड़ी देर पहले पूछा था कि रोते हैं क्या कभी, खास करके लड़कों के केस में कहाँ रोते हैं, क्योंकि दोस्तों के सामने तो और नहीं रोते, ये तो साले जीने नहीं देंगे। हाँ, तो वो है। बट कोई तो एक कोना होता है जहाँ पर हम रो सकते हैं, या उस कोने की तलाश हमेशा रहती है। तो हम सभी एक्टिंग करते ही हैं, हमें मालूम है कहाँ पर कैसे खुलना है। अगर आज के टाइम पे देखा जाए कहीं ना कहीं, जैसा आपने अभी बताया, तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब दुनिया मतलबी सी थोड़ी हो गई है, या फिर ज़्यादा ही मतलबी प्रैक्टिकल हो गई है? अगर थोड़े से ऐसे समझें, आजकल की भाषा में समझें और उनके हिसाब से प्रैक्टिकल हो गई है दुनिया। प्रैक्टिकल होने का मतलब क्या है? मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि प्रैक्टिकल होने का मतलब है कि आपको सही और गलत पता हो, फ़ायदा और नुकसान नहीं। बट प्रैक्टिकल होने का मतलब लोगों ने ये निकाल लिया कि आपको फ़ायदा और नुकसान पता हो। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ में आपका फ़ायदा है। तो प्रैक्टिकल होने का एग्जाम्पल अब क्या आजकल दिया जा रहा है कि आज मैं अगर जो आपके साथ में बैठ करके चाय पी रहा हूँ, तो मैं सिर्फ तब पीऊँगा जब मेरा उसमें कोई फ़ायदा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उसमें मेरा क्या। प्रैक्टिकल होने का मतलब ये हो गया कि मुझे सिर्फ मेरे से मतलब है। दुनिया बहुत ही सिमट गई है अपने अपने तक। आज मेरे को आप बहुत अच्छे लग रहे हो,
आप मेरे लिए सब कुछ हो, आप दुनिया से बढ़ कर के हो। और ये रिलेशनशिप का भी है, दोस्ती का भी वही है। कल को कोई एक थॉट आया और उस थॉट की वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो गई, फिर आप मेरे लिए कुछ नहीं मैटर कर रहे। मैं सब भूल गया कि आपने पिछले वक्त में मेरे लिए क्या किया था उस एक मोमेंट में आकर के, और आगे निकल गया मैं ज़िंदगी में। अगर मतलब अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतलब जो दुनिया में दिख रहा है खासकर लोगों में कि अकेलापन ज़्यादा है। एक अकेलापन ऐसा है कि लोग अपने आसपास लोगों को नहीं ढूंढ रहे हैं बात करने के लिए, वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं कि वहाँ पे जाके किसी से बात करो, वहाँ उन्हें कोई मिले। इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा ही दिख रही हैं। आप चूँकि काफ़ी सारे प्रोफेशनल से मिलते रहते हैं। जज होने का डर है यार, है ना? हमें बहुत बहुत ज़्यादा डर है। आज मैं अगर जो मेरा दिल टूटा है, मुझे बुरा लगा है, मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है, मैं अपने किसी दोस्त को बताऊंगा। मान लीजिए मेरे रिलेशनशिप की ही बात है कि अगर मेरे रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है और मैंने मेरे दोस्त को बताया, तो मेरा दोस्त मुझे कितना ही बोल दे कि मैं नहीं जज करूंगा, और बहुत अच्छे दोस्त होते भी हैं जो ना भी करें, बट एक परसेप्शन बिल्ड करते हैं हमेशा, जो उस सामने वाले पर्सन को लेकर होगा, आपको लेकर के होगा। और ऐसा ही दुनिया की कहानी है। तो लोग अजनबियों के साथ में इसीलिए क्योंकि मालूम नहीं है ना, हालांकि दोस्त भी आपके उसी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, बट एज ह्यूमन बीइंग ये हमारा कितना बड़ा फेलियर है कि हमारे अपने सोशल मीडिया स्टोरी पर तो अपना दर्द शेयर कर रहे हैं, बट हमारे साथ बैठ करके नहीं कर रहे। तो अगेन वही है, जज होने का ख़तरा। दूसरा थोड़ा सा ये भी लगता है कि पता नहीं सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, किस तरह से लेगा। सोशल मीडिया लोगों को एक उनका प्राइवेट सेफ स्पेस लगता है, जो है नहीं। वो है तो ओपन प्लेटफॉर्म ही ना, लेकिन लोगों को लगता है कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं थोड़ा सेफ हूँ। क्लोज फ्रेंड्स जो इंस्टाग्राम का है, उसमें से क्लोज फ्रेंड्स को ही सबसे पहले हटाया जाता है। एग्जैक्टली। तो मैंने कहीं पर बहुत अच्छा एक मीम पढ़ा था कि क्लोज फ्रेंड क्या है, कुछ नॉन जजमेंटल लोगों का ग्रुप है जो आपको सोशल मीडिया पे जज नहीं करते हैं, बट उनमें से कोई भी आपका क्लोज नहीं। और सच में नहीं, आप जो क्लोज रिलेटिव्स हैं इन सबको सबसे पहले बाहर करते हो ना क्लोज फ्रेंड से, तब जा करके आप अपनी लाइफ रख पाते हो उनके सामने कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है वो जज नहीं करेंगे आपको, आपकी ज़िंदगी के बारे में, और उनको पड़ी नहीं है। वो अगर आपकी लाइफ में आएंगे तो जज करेंगे, बट उन्हें लेना देना ही नहीं है। कभी कभी लोग ये भी करते हैं ना कि क्लोज फ्रेंड में जिनसे ब्रेकअप हुआ बस उसको हटा के बाकी सबको क्लोज फ्रेंड में रख लेते हैं। कि मैं खुश हूँ, इसको ना दिखे, बाकी सबको दिख जाए। हाँ नहीं, अब पहले के ज़माने में ये उल्टा होता था, उल्टा ये दिखाने की कोशिश की जाती थी मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ। तो मतलब अब दिखाया जाता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। अब तो बहुत हो गया यार, बहुत मुश्किल हो गया। मुझे लगता है कि अब तो रिलेशनशिप का भी कुछ ऐसे कोई एक कोर्स, कोई डिग्री जैसा कुछ करना चाहिए ऑफर, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं रिश्ते धीरे धीरे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। आप इंस्टाग्राम पे जाओगे ना तो आपको प्यार के बारे में इतना नॉलेज दिया जाएगा कि प्यार ऐसा है, अगर आपका पार्टनर आपके लिए ये कर रहा है तो प्यार है, अगर नहीं कर रहा तो प्यार नहीं है, अगर ये कर रहा है तो टॉक्सिक है, ये है। जबकि मैं ये बोलती कि अगर आपको प्यार है तो सारी चीज़ें ऑलरेडी हो जाएंगी, आपको ज़रूरत ही नहीं है इतना दिमाग लगाने की, क्योंकि प्यार सब करवा देता है, आपके एफर्ट्स भी लगवा देगा, सब करवा देगा। अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन सोशल मीडिया बहुत बढ़ा देता है। बहुत ज़्यादा। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक तो जेनजी जो है ना, रिलेशनशिप के मामले में सबसे बर्बाद जनरेशन यही है। सॉरी अगर आप में से कोई है तो सबसे बर्बाद जनरेशन यही है। इनको कुछ नहीं मालूम रिलेशनशिप क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, हम सोशल मीडिया कोड्स के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हैं। मैंने एक रील देखी थी, उस रील में था कि अगर वो आपको लेकर के इनसिक्योर है, अगर वो आपको लेकर के ऐसा कर रही है, वो कर रही है, तो उसको वार्मथ फील कराओ, उसको प्यार दो, उसको आपको प्यार की ज़रूरत है। योर लव शुड बी दैट लाउड जो उसकी इनसिक्योरिटीज़ को शांत कर दे, ये करो, वो करो, वो करो। एंड आई वाज लाइक, हमने रिलेशनशिप को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना दिया है कि इंसान एक्ट ही करता रहे, और एक्ट कब तक करेगा? काम ही करना है, हम ऑफिस में कर रहे हैं ना, घर पर तो कम से कम अपने तरीके से रह लें कि जहाँ पर हमें ये ना रूल देखना पड़े कि अभी इनसिक्योर है तो मुझे ये करना है, ऐसा करना है। अंदर से आना चाहिए ना, बंधन ना हो। ये 20-21 साल के लौंडे बैठ करके वहाँ पर रिलेशनशिप का ज्ञान दे रहे हैं, जिनको रिलेशनशिप का आर नहीं मालूम, जो फ्लिंग्स से ऊपर हटके सिचुएशनशिप से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं अभी तक, ये टिंडर बम्बल को स्वाइप करते रहते हैं और क्या नए नए शुरू हो गए, ये बैठ करके हमको रिलेशनशिप का ज्ञान दे रहे हैं। और हम लोग जिन्होंने एक पूरी जिंदगी देख ली है, जिन्होंने रिलेशनशिप्स, इमोशंस को इतना क्लोजली देखा है, हम तो छत वाले प्यार वाले लोग हैं ना, 90s के बच्चे तो भाई, हम गलियों में चक्कर मार रहे हैं उनके लिए बेवजह, हम वो वाले लोग हैं। हम इनकी बातों को सुन के, इनकी अननेसेसरी एडवाइस को हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और अपने रिश्तों को तोड़ भी रहे हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि वो बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं।
जिनके पास में फेल्ड रिलेशनशिप का एक पूरा का पूरा लिस्ट है जिनके पास। तो मुझे सोशल मीडिया का कभी समझ ही नहीं आता कि भाई क्यों करना है। सोशल मीडिया लग रहा है ऐसे कि जैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, खासकर गलत चीज़ों के लिए। उन्होंने हर चीज़ को बहुत पेचीदा बना दिया है, हर चीज़ को। क्या है ये ग्रीन फ्लैग, किसने डिसाइड किया कि क्या रेड फ्लैग है क्या ग्रीन फ्लैग है? हाँ। कुछ चीज़ें एकदम, और दूसरा सोशल मीडिया मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत ही ज़्यादा एक तरफा है। हालांकि अब एक वेव आ रही है जो एंटी फेमिनिस्ट वाली वेव है, और एकदम ही मतलब कोई बैलेंस्ड नहीं है ना। या तो आप एकदम ऐसे हो कि ओ माय गॉड लड़कियां तो बहुत ही ख़राब होती हैं, लड़कियां ऐसी ड्रम ले आती हैं, लड़कियां मर्डर करवा देती हैं, लड़कियां ये कर देती हैं, लड़कियां एलिमनी ले लेती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये रहता है। या फिर आप एकदम से ऐसे हो कि लड़कों की तो जाति ख़राब है, लड़के सारे चीट करते हैं, उन्होंने दबा के रखा है, पूरी तरह से घूंघट करवाते हैं, ये सब करवाते हैं। बैलेंस्ड कोई नहीं है, बैलेंस नहीं है कि यार लड़के लड़की हमने क्यों लगा रखा है। इंडिविजुअल कोई भी गलत हो सकता है। मैंने घूंघट में टॉक्सिक औरतों को देखा है जो घर को तोड़वा रही हैं। हाँ। जो चार दीवारी से बाहर नहीं निकली, लेकिन उन्होंने बाप को घर से निकलवा दिया और बेटे ने मार करके निकाला है। वो खड़े होकर के खुद हाथ उठा रही हैं माँ बाप पर। मैंने वो भी देखी है घूंघट में। हम इस चीज़, और हमने ऐसे भी मर्द देखे हैं जो गांव में और पिछड़े इलाके में रह कर के भी, जो साथ में किचन में भी जाते हैं, जो साथ में भी चलते हैं और काम भी करते हैं। हमने इस चीज़ को जेंडर से पता नहीं क्यों जोड़ दिया है। हम उसको क्यों ना ऐसा कुछ करें ना कि भाई हम इक्वलिटी की बात करते हैं ना। लड़कियों के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, माना एक लंबे समय तक झेला और बहुत कुछ झेला, आज भी बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, और उससे थोड़ा सा उठने का मौका मिला ना, तो लड़कियों ने उस पूरी गुलामी का बदला लेने में पूरी की पूरी एनर्जी लगा दी। ये नहीं सोचा कि खुद को कैसे, क्योंकि एक लंबे वक्त तक फेमिनिज्म क्या था, मैं तुम्हारी तरह शराब पीऊंगी, मैं तुम्हारी तरह सिगरेट पीऊंगी, मैं तुम्हारी तरह रातों में निकलूंगी, मैं छोटे कपड़े पहनूंगी। फेमिनिज्म ये है ही नहीं भाई। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल रिस्पेक्ट, और एक दूसरे को समझने वाली बात है ना, कि यहाँ पर हम, आज मेरी वाइफ है और मैं हूँ, ऐसा क्यों हो कि मैं ऊपर बैठा हूँ और वाइफ ज़मीन पर बैठेगी? नहीं होना चाहिए। वो यहाँ बैठेगी, माँ बाप के सामने बैठेगी। ये है फेमिनिज्म, ये है इक्वलिटी। जब उससे पूछा जाएगा कि भाई ये करना है क्या नहीं करना है, उसका एक पूरा का पूरा एक ओहदा है, और जो मैक्सिमम घरों में होता भी है, जो मम्मियों का होता है, बहुओं का नहीं होता है, वो था। बट हम कहाँ अटक गए कि नहीं शराब पीनी है मुझे, तो छोटे कपड़े पहनने हैं, मुझे तो 3-4 बॉयफ्रेंड भी रखने हैं, और कोई मेरे कैरेक्टर को कैसे जज करेगा, मैं छोटे कपड़े पहनूंगी, मैं ये, आपकी चॉइस है, ठीक है। बट ये फेमिनिज्म नहीं था। और इस चीज़ का डैमेज कितना ज़्यादा हुआ सोचो, कि फेमिनिज्म वर्ड का इतना नेगेटिव मतलब आ चुका है ना अब, कि एक लड़की भी खुद को फेमिनिस्ट कहलाना नहीं चाहती। सिर्फ इस वजह से फेमिनिज्म टर्म को ही ख़राब कर दिया कि आज किसी लड़की को आप बोल दो ये फेमिनिस्ट, सॉरी आई एम नॉट फेमिनिस्ट, तुरंत लड़की का रिप्लाई आता है। तो ये तो एक अच्छी बात है ना, बट हमने उसको कब ख़राब कर दिया हमें पता ही नहीं चला। फिर जो पावर दी गई उसका मिसयूज़ किया गया। आप मतलब फर्जी रेप केस लगा रहे हो, छेड़छाड़ के केस लगा रहे हो, आप लिव इन में रहे हो, उसके बाद में शादी का झांसा दे करके रेप किया वाले केस लगा रहे हो, आपने हल्का कर दिया ना। जो रेप कितनी घिनौनी और कितनी ख़राब चीज़ है जो सोसाइटी में नहीं, और एज अ गर्ल, एज अ वुमन, आपको तो और ज़्यादा सिहर जाना चाहिए कि आप समझ सकते हो क्या बीतती होगी उन महिलाओं पर जिनके साथ में रेप होता है। आपने क्या किया, पैसों की लड़ाई थी, रंजिश थी, आपने रेप केस लगा दिया। शादी के बाद में आपको एलिमनी चाहिए थी, आपने कह दिया कि अननेचुरल सेक्स के लिए मुझे फोर्स करता है और मेरे साथ रेप करता रहा इतने सालों तक। ख़राब कर दिया ना आपने, तो बहुत गलत ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो मतलब था उसका मतलब ख़राब हो चुका है, जो एक्चुअली जिस वजह से वो लाया गया था अब हम जा चुके हैं पीछे। आप देख लीजिए ना, जब भी कोई लड़की आती है, और ये एक मुझे लगता है हमारे देश का एक बहुत ख़राब ये समय चल रहा है कि कोई भी लड़की जब अपने लिए छेड़छाड़ का या ऐसा कोई केस लेकर के आती है, या दहेज का केस लेकर के आती है, तो भले ही वो रियल क्यों ना हो, लेकिन हर कोई एक सेकंड थॉट रखता है कि एक और आ गई, ये भी फर्जी फ्रेम कर रही होगी। ऐसे केसेस में सुनवाई में देरी हो रही है अब। हाँ। जजेस भी उसको उसी तरह से ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना। एक हैरान करने वाला एक आंकड़ा मैंने कहीं पर पढ़ा था, और बाकायदा उन्होंने रिसर्च की थी, 60% रेप केसेस, छेड़छाड़ के केसेस, बल्कि इससे भी ज़्यादा थे, फेक। कितनी शर्म की बात है यार ये। तो वो एक थोड़ा सा मसला रहा है। आई डोंट नो कैसे ये बदलेगा, कैसे वापस से वो जो डैमेज हुआ है वो ख़त्म होगा, बट सालों लग जाएंगे। हाँ, क्योंकि सालों लगे थे इस चीज़ को यहाँ तक लाने में, बट इन सालों में जो मेहनत करी है अब आगे का बिगाड़ लिया। जो
महिलाओं की इक्वालिटी, अब देखो ना सोशल मीडिया पर ही देख लो, एंटी फेमिनिस्ट एकदम एक वेव है। आप एंटी फेमिनिस्ट कंटेंट बनाओ, चलेगा, वायरल होगा, वो फन है। वो मैंने एक देखा था रील, एक भाई साहब हैं, वो लड़की एक डंबल से ऐसे कर रही है, डंबल नहीं था, रॉड थी, तो वो एकदम आते हैं ये गलत कर रही हो, तो उसने कहा हाँ मेरा पहला दिन आप बताओ। उन्होंने वो रॉड ली और उसको कहते हैं ऐसे करना है झाड़ू की तरह, और ये कंटेंट वायरल था। मुझे लगा आपको खेसारी लाल यादव वाली बात कर रहे हैं। नहीं, इसको लेके ऐसे जिम कर रहे थे। अच्छा नहीं वो नहीं था, बट एक किसी क्रिएटर की मैंने देखी थी रील, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे थोड़ी करना, आपका तो काम ये झाड़ू लगाना है। हाँ, या ऐसे रील्स चल रहे हैं कि तुम यहाँ पर हो तो किचन में कौन है, कर दिया ना हमने डैमेज ऑलरेडी तब। हाँ, वो सारी चीज़ें तो देखने वालों को ही वही चाहिए, बनाने वाला तो बनाएगा ही, क्योंकि माइंडसेट है देखने वालों का। क्या है कि एक दौर आया था बीच में जब एंटी मैन कंटेंट चला था, ऑल मैन आर द सेम वाले। हाँ, एक मूवी आई थी थप्पड़। मैं मानता हूँ किसी को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सामने वाले के इंटेंट क्या है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। आपको एक थप्पड़ मार दिया, उस समय की एक रेज में आपने उस चीज़ पर एक पूरा रिश्ता ख़त्म कर दिया जो इतने सालों से एक आदमी आपका साथ देता आ रहा था, क्योंकि आपका ईगो इतना बड़ा है। ये कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ईगो है। क्योंकि रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा हाथ लड़कियाँ ही उठाती हैं, और वो प्यार से नहीं सुन रहे ना, मैं कुछ बोल रही हूँ ना, होता रहता है ना इन जनरल। कौन सी ऐसी गर्लफ्रेंड है जिसने अपने बॉयफ्रेंड को चिकोटी नहीं काटी है, मुक्के नहीं मारे हैं, खींचा नहीं है, बाल नहीं पकड़े, सब करते हैं ना, उनके लिए ये ऑक्यूट है। तो हम कहाँ, कौन सी इक्वलिटी, एक्सक्यूज मी, ये तो मतलब मर्द तो ऑलरेडी है। हमें लगता है कि अरे प्रिविलेज जेंडर, बट सबसे ज़्यादा तो इन्हीं की लेनी होती है। सही बात है। वैसे जैसे आपने बताया कि इक्वालिटी जो ये चल रहा है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर लोगों को कोई सोचने पे मजबूर कर रहा है तो वो सोशल मीडिया है। क्योंकि आपको पता है, मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मेरे गांव में ना लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ फनी रील्स देखते हैं, ठीक है, ये ज्ञान वाली रील्स कोई देख ही नहीं रहा है। कि जैसे आपने बोला कि अगर औरत है तो नीचे क्यों बैठ रही है, मतलब ऊपर मेरे साथ बैठे, तो इतना वहाँ कोई दिमाग ही नहीं लगाता। वहाँ पे ये है कि औरत को जहाँ बैठना है बैठे। तो वो चीज़ है कि आप जितना उस चीज़ को दिमाग लगा के सोच रहे हो, तो आप उस चीज़ को ना और ख़राब कर रहे हो। कि आप वही चीज़ आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो कि भाई लड़की यहाँ क्यों बैठ रही है, वहाँ क्यों नहीं बैठ रही है, मतलब कोई भी जितनी सारी चीज़ें होती, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ही उन चीज़ों को ख़राब कर रही है। क्योंकि वैसे तो हमें जब सोशल मीडिया था ही नहीं, तो हमें तो पता ही नहीं था कि हमें कितना क्या दिमाग लगाना है। शादियाँ चल रही थी, लोग शादियाँ कर रहे थे, लव मैरिज भी चल रही थी। उसके बाद जब आज सोशल मीडिया है तो एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ गई कि अगर गलती से भी पति ने बोल दिया कि भाई तुम वहाँ बैठ जाओ, तो लोग उसको गलत तरीके से ले लेंगे कि मैं यहाँ क्यों बैठूँ, क्योंकि हमने कहीं सोशल मीडिया पे वो एक ज्ञान देखा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें खराब हो रही है वो यहीं से हो रही है कि सोशल मीडिया ना हमारे दिमाग में बहुत चीज़ें डाल रहा है। कि कभी अगर हमारे मम्मी पापा हमें डांट रहे हैं, हमें तो लथड़ के मारा है जैसे मम्मी पापा ने, तो आजकल आप देखोगे कि सोशल मीडिया आपको बोल रहा है कि आपको आपके बच्चे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो मेन चीज़ तो मुझे ये है कि गलत है तो हाथ भी उठाएंगे, क्योंकि माँ बाप ही है जो बच्चे को फ्रेम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि अगर किसी की माँ ने उस पर हाथ उठाया है तो आप देख रहे हो कि बच्चे पलट के हाथ उठा रहे हैं, ऐसा भी न्यूज़ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे जहाँ लगती है कि शायद कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया से लोग, व्हाट आई फील, मतलब दो चीज़ें हैं इसमें। पहला तो ये है कि सोशल मीडिया हमको सोचने पर मजबूर नहीं कर रहा, सोशल मीडिया हमें सोचने का मौका नहीं दे रहा है। हम सोच नहीं पा रहे हैं, इसीलिए सोशल मीडिया इतना इम्पैक्ट कर रहा है। अगर हम सोच रहे होते तो हमें मालूम होता कि कहाँ पर हम गलत जा रहे हैं, कहाँ हम सही जा रहे हैं। तो हमने रील देखी, सोशल मीडिया ने वो सीड इन कर दिया हमारे दिमाग में, हमने सोचा नहीं, वो उसने हमें फीड कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दी एक फाइल हमारे अंदर। तो एक तो ये वाली बात हो गई कि सोशल मीडिया हमें सोचने नहीं दे रहा, इसीलिए वो इतना हावी है हम पर। हम अगर सोचेंगे, और जो सोच लेते हैं खुश हैं, उनका चल रहा है बढ़िया। आज भी लोग 50-50 साल से शादी में हैं, 40-40, 30-30 साल से शादी में हैं, उनका चल रहा है, उनके तो नहीं हो रहे डिवोर्स। दूसरी बात कि महिलाओं वाली बात है, तो क्या है कि देश बहुत बड़ा है, बहुत सारी जगह हैं, और हर जगह के अपने अपने मायने, हर जगह के अपने अपने कल्चर हैं, जो पुराने ज़माने में जो भी चलते हैं उनके अपने बिलीव्स हैं।
अभी भी हैं जगह जहाँ पर महिलाएं खाट पर नहीं बैठ सकती बराबर में। अभी भी हैं जगह जहाँ पर महिलाओं ने दहरी के बाहर कदम नहीं रखा है। शहर छोड़ दो, वो अकेले अपने मायके तक नहीं गए हैं। आप मतलब मार्केट और ये सब तो ठीक है, अकेले कहाँ ही जाएंगे। वो आज भी सबसे बाद में खाना खा रही हैं। हम 2025 में बैठे हैं और ये कोई हमें बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी रूरल एरिया में चले जाइए, आप ख़ास करके मैं यूपी से हूँ इसलिए मैंने देखा है। आई एम श्योर हर स्टेट की वही कहानी है, राजस्थान की भी है, एमपी की भी है, हर जगह वही है। क्यों नहीं कर सकते? आज भी उनके हस्बैंड, उनकी पूरी ज़िंदगी बीत गई है, उनके हस्बैंड के साथ वो किसी एक लंच या डिनर पे नहीं गई होंगी, उनके हस्बैंड ने उनका हाथ नहीं पकड़ा होगा। एक समय था जब जो मर्द हैं घर के वो अपने बच्चे नहीं खिलाते थे, उनको लगता था ये गलत है, ये हमारा काम थोड़ी है, और ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो देश बहुत बड़ा है और बहुत तरह की चीज़ें हैं। सोशल मीडिया का फ़ायदा भी हुआ है, वोकल हुए हैं लोग, कम से कम उनको पता है कि सही गलत क्या है। लेकिन फिर वही चीज़ है कि इन्फ्लुएंस आप हो रहे हो और आप किसी चीज़ को देख करके सीख रहे हो, उसमें फ़र्क है। अब आपने सोचा ही नहीं, अपना विवेक नहीं लगाया और एक वेव में चलते चले गए, तो वो फिर सोशल मीडिया की भी गलती नहीं है। मैं बैठा हूँ, अगर मुझे सोशल मीडिया पर आकर के कोई बोलता है कि ये 2 लोग गलत हैं तुम्हारे लिए, तो मैं ये तो पूछूंगा भाई क्यों गलत है। ऐसा थोड़ी है कि सोशल मीडिया पर मैंने रील देखी और मुझे लगा कि गलत हैं तो गलत हो आप। मैं उठ गया एकदम से डंडा उठा लिया, नहीं तुम तो गलत हो मेरे लिए। तो यहाँ अपना विवेक काम करता है और वो काम करवाना नहीं किसी को। आलसी हो गए हैं लोग। हाँ, कह सकते हैं आलसी भी हो गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं कि ठीक है यार, रील पर मैंने देखा है। लोग रील को देख करके, मैंने कल या परसों पेपर में पढ़ा था, किसी को वज़न कम करना था, पता नहीं ऐसा क्या मिला करके पी लिया, 5वें दिन वो एडमिट हो गई। हाँ, मैंने देखा था किसी ने यूट्यूब से देख के अपना ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन कर लिया। तो अब ये बेवकूफ़ी ही तो है ना। ये क्या यूट्यूब को देख करके ढंग से पहली बार में खाना नहीं बन पाता, तुम ऑपरेशन कर रहे हो खुद का। ऑपरेशन करके उसने टाके भी लगा लिए थे। टाके के टाइम पे पेट में दर्द हुआ, तब वो डॉक्टर के पास गए। साहब, तो ये है यूज सोशल मीडिया का राइट। सही इस्तेमाल करें, अपना ऑपरेशन पे करें। क्या होता है, लोग दिमाग जब गिरवी रख देते हैं तो यही होता है। आई थिंक वो मोदी जी वाली बात मान गए, वोकल फॉर लोकल। आपको रिजर्वेशन कैसा लगता है? सही लगता है, गलत लगता है? यार मुझे अच्छा लगता है, बट कभी कभी क्या है कि वेटिंग में चली जाती है तो थोड़ी दिक्कत लगती है। तत्काल में क्या है कि बुक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वो ऐप क्रैश हो जाता है कई बार, या वेबसाइट का प्रॉब्लम हो जाता है। रिजर्वेशन अच्छी चीज़ है, बट क्योंकि आप दूसरी वाली रिजर्वेशन सेकंड एसी का, वो भी अच्छा होता है। नौकरी वाली क्या करना, प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, बस प्राइवेट में मत लाना। जनरल वालों के लिए वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल है, बट ठीक है। मतलब अगर मैं सीरियस होकर के इसका जवाब दूँ तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी एक्चुअली ज़रूरत है रिजर्वेशन की, जहाँ पर एक्चुअली पिछड़े हुए लोग हैं, जहाँ अभी भी ऐसा होता है कि अगर जो एक दलित घोड़े पर बैठ गया तो बंदूकें निकल आती हैं। तो उन लोगों को एम्पावर करने के लिए एक्चुअली ज़रूरत है कि वो कुछ कर पाएँ, और कुछ जगहों पर उसका मिसयूज़ भी किया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया है। तो जो लोग ऑलरेडी संभ्रांत हैं ऑलरेडी, उनको भी उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो आई थिंक कास्ट से ज़्यादा अगर जो इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन हो, और या फिर एरियाज़ कुछ, अगर एक पॉलिटिशियन ये देख सकता है कि उसके वोटर कौन सी कास्ट के किस एरिया के हैं, तो वो आई एम श्योर ये भी देख सकता है कि किस एरिया का कौन सा सेक्शन पिछड़ा हुआ है जिसको दबा के रखा जा रहा है। बट वो करेंगे नहीं। अगर उन्होंने ये कर दिया तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आप पिछड़े तबके को आप दो ना, आप दबे हुओं को उनका अधिकार दो। आप इस तरह से मार्क करो कि कहाँ पर एक्चुअली रिजर्वेशन की ज़रूरत है। कई जगहों के हाई कास्ट के ऐसे लोग हैं जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पिछड़े क्लास की ही वो नीड है। कई जगहों पर पिछड़े क्लास के लोग जो हैं वो आज अच्छे खासे सेटल्ड हैं और अच्छा पैसा है उनके पास, गवर्नमेंट जॉब है, बड़े बड़े मकान हैं। लेकिन कई जगहों पर उसकी ज़रूरत है कि जहाँ पर संभ्रांत लोग जो हैं या हाई कास्ट के जो लोग हैं वो लोग उनको ढंग से नहीं जीने दे रहे हैं। तो एरियाज़ को आप चिन्हित करें और उस बेसिस पर उन लोगों को, और अब तो सब कुछ डिजिटल है, आपको पता है किसकी कितनी औकात है, किसके पास कितना पैसा है, कौन कितना कमा रहा है। आप टैक्स के लिए तो सब निकाल लेते हो जानकारी, आप इसके लिए नहीं निकाल सकते। हाँ, कि अगर आपको रिजर्वेशन देना है तो आप उन लोगों को दो जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में, जो गरीब है। क्योंकि मैंने भी ऐसे कई लोग देखे जो हैं जनरल कास्ट के, लेकिन उनके घर में खाने को भी नहीं होते। हाँ, लेकिन उनको ये है कि उनको तो गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा क्योंकि वो जनरल कास्ट में है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की बात आती है या अप्लाई करने की ही बात होती है,
तो जनरल के लिए फॉर्म है 1000 रुपए का, बाकियों के लिए है 200-300 रुपए का। तो ये क्यों है? अब वहाँ आप देखिए ना, आप कम से कम, हाँ, आपका मकसद है कि आप ये करें कि जो लोग हैं उनको कम से कम अपने तक लाएं, ना कि उससे पैसा कमाना है। ऐसे कौन से एग्ज़ाम आप कराएंगे जिसमें आप इतना पैसा जो आप कमा रहे हैं वो खर्च कर देंगे? इतना तो नहीं लगता। इसी चक्कर में मैंने आज तक कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं भरा। होता है पैसा बचाने का, क्या करें आप, क्योंकि आपको मालूम है चैलेंजेस बहुत हैं। पता नहीं, ये तो मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही है कि लोग इक्वल हो, कि उनका हमेशा से ये रहता है कि उनके वोट बैंक के लिए वो एक सेक्शन को इतना बढ़ा देंगे, फिर एक सेक्शन बिल्कुल नीचे चला जाएगा, फिर देन इसको बढ़ाना चालू करेंगे तो इसको इतना बढ़ा देंगे कि दूसरा वाला नीचे चला जाएगा। तो एक्चुअल में उनको इक्वल लाना चाहिए। नहीं लाएंगे वो। फिर कास्ट वाली राजनीति कैसे होगी, धर्म वाली राजनीति कैसे होगी? फिर वो कैसे बताएंगे कि अरे ये वाली पार्टी तो तुम्हारे खिलाफ है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे भले का करेंगे। तो वो नहीं करेंगे, उनका उल्लू सीधा नहीं होगा ना फिर, तो क्यों करेंगे यार? उनके लिए यार बैठे बैठे नोट बंद कर दिए जाते हैं, है ना, बैठे बैठे कोई भी बड़ा बड़ा चेंज ला दिया जाता है, इमरजेंसी लगा दी जाती है। तो क्या इतना मुश्किल है रिजर्वेशन को थोड़ा सा उस पर दोबारा सोच करके कुछ इम्प्लीमेंट करना? विल पावर होनी चाहिए, करने का इंटेंट होना चाहिए, वो करेंगे नहीं कभी। एक आखिरी सवाल ये रहेगा, हाँ। कि इतनी सारे हमने बातें करी राजनीति से लेकर रिजर्वेशन तक पे, कि अगर आपको एक दिन के लिए इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो उस 24 घंटे में क्या बदलाव लाएंगे? मैं 24 घंटे में ये करूँगा कि अब से प्रधानमंत्री बदला नहीं जाएगा। तब मैं ही रहूँगा हर दिन जब तक मैं हूँ, उसके बाद मेरा बेटा ऐसा कुछ मैं कानून पारित करवाऊँगा कि अब से नो मोर इलेक्शन। 24 घंटे में पॉसिबल नहीं है ऐसा पारित करना। अब मैं प्रधानमंत्री में कुछ भी कर सकता हूँ फिर तो। नहीं, लोकसभा से राज्यसभा दोनों पास कराने पड़ते हैं। यही चेंज है यार, इसके अलावा तो क्या मुमकिन हो आपको लग रहा है कि सच में ये एक छोटा सा या बड़ा पॉइंट करना चाहिए? बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनता हूँ तो मैं क्या ही मेजर चेंज नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये करूँगा कि कोई भी बहुत बड़ी पोजीशन जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता हो उसमें मैं खुद को रख दूंगा। मैं फ्यूचर का जुगाड़ करूँगा ना, मैं आज में क्यों देखूंगा। हाँ, मैं अगर एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाऊँ, मैं अंबानी जी को बोल दूंगा कि आपकी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी अब इनकी, क्योंकि ये इलीगल है। तो आज हमने ढेर सारी बातें करी आपके साथ, जो कि बहुत अच्छी मज़ेदार बातें हुई हमारे बीच। बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात करी, मज़ा आया बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके। नेक्स्ट टाइम कभी पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो तो आप फ़ोन कर लेना इस आदमी को, ये अच्छा आदमी है। अच्छा, तो भोपाल के लोग काफ़ी हैं, ज़रूरत नहीं है दगाबाज। बट जनरली यार अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग मी।